वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री के पेपर 1 के बारे में, यानी कि इतिहास का जो पहला पेपर होता है आपका BA 6 सेमेस्टर में, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है आपकी परीक्षा के लिए। आपको बता दूं, ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। संपूर्ण सिलेबस को आपके ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में प्रश्नों को रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में मैं समझने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपकी बार BA के 6 सेमेस्टर की परीक्षा में, ठीक है। और आपके 6 सेमेस्टर की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 की अगर बात की जाए तो पेपर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी कि गांधी युग और जो उनके समय से संबंधित जो जन आंदोलन रहे हैं उन जन आंदोलनों के बारे में भी हमको जानना है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इन सभी के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए भी और लिखित परीक्षाओं MJPRU डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। MJPRU यानी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा BU झांसी है, जिसका भी पेपर अभी नहीं हुआ है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये MSU इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, अब यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ ये प्रश्न आपके जो है, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरे भाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये प्रश्न जो आपके हैं वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। चूंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं तो रिवीजन के तौर पर ये है, आप संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। पहला प्रश्न, गांधी युग की समय सीमा क्या है? तो 2024-25 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बताएं गांधी युग की समय सीमा क्या है। देखिए गांधी जी की अगर बात की है तो गांधी युग की समय सीमा 1920 में, जो कि मुख्य रूप से इनका पदार्पण होता है किसमें, भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में इनका पदार्पण कब से होता है, 1920 से होता है। और 1947 तक जो है एक प्रकार से, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक एक प्रकार से 1947 में इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो वहां तक इनका रहा, यानी कि 1920 से लेकर के 1947 का जो समय रहा है भारतीय इतिहास में, उसी को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 से सक्रिय रूप से आते हैं गांधी जी, ठीक है, आंदोलन में। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? देखिए गांधी जी की हत्या 30 जनवरी की डेट को की गई थी 1948 में, ठीक है। 1947 से ही आप देखते हैं एक प्लानिंग या एक प्रकार से बोले तो मतलब एक रणनीति के तहत, तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने करी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने किन किन रचनात्मक आंदोलनों का सूत्रपात किया, बताएं। तो गांधी जी की अगर बात की तो इन्होंने गृह उद्योग, चरखा, खादी, मद्य निषेध, इन सभी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया। गृह उद्योग का मतलब क्या होता है भैया? गृह उद्योग की अगर बात करें तो गृह उद्योग जो होता है ये, यानी कि कुटीर उद्योगों पर, छोटे उद्योगों पर, जो हस्तकला के क्षेत्र हैं उनके बारे में इन्होंने, गांधी जी ने बड़े ही जो है विस्तार से समझाया और ये उद्योगों पर बल दिया, चरखा चलाने पर बल दिया, खादी वस्त्रालय पर ध्यान दिया, मद्यपान निषेध, मद्य माने होता है जैसे कि दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, अफीम, सिगरेट, ये सब अगर आप पीते हैं तो यही मद्यपान, उसको रोकने के लिए एक प्रकार से अभियान महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे चलाए गए। तो ये महात्मा गांधी हैं। चौथा प्रश्न आपसे बन सकता है, महात्मा गांधी के प्रमुख साधन क्या थे? देखिए गांधी जी की राजनीति में सबसे पहला साधन था अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, ये गांधी जी का पहला एक प्रकार से जो है औजार होता था। किसी भी एक प्रकार से स्वतंत्रता के औजार की अगर बात करें या फिर एक प्रकार से राजनीति के एक अंग के रूप में बात करें या साधन के रूप में बात करें महात्मा गांधी के, तो अहिंसा सबसे नंबर 1 पर आता है। इसके बाद में दूसरा सत्य के साथ आग्रह, यानी कि सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह और अहिंसा, ये दोनों साधनों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अच्छे तरीके से किया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। 5वां प्रश्न है, देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, बताएं। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए देश को आज़ाद करने के लिए? तो गांधी जी ने कई सूत्र, मतलब कि कई आंदोलनों का सूत्रपात किया, जिनमें पहला है आपका 1920 का असहयोग आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये सब आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सब गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया आंदोलन है। छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग मतलब होता है कि हम भाई अंग्रेजों का आप सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 में, उसमें भारतीय सैनिकों ने साथ दिया था इंग्लैंड के लोगों का। फिर उसके बाद में जो है भारतीय सैनिकों ने कहा भाई, मतलब गांधी जी ने फिर क्या कहा कि हम जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि उससे पहले आप देखें, गांधी जी के आने से पहले जो था वो एक प्रकार से जो कांग्रेस जो संस्था थी, जिसकी स्थापना 1800 जो है 85 में हुई थी, ब्रह्मेशचंद्र बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वो एक प्रकार से जहां तक था, वो एक प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस आगे चल करके ये एक प्रकार से दो गुटों में बढ़ जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। उसमें मुस्लिम लीग भी आप देखते हैं स्थापना हो जाती है कुछ दिन के बाद में। तो ये सब थोड़ा सा बंटने लगते हैं। फिर महात्मा गांधी का पदार्पण होता है और वो आंदोलन करते हैं असहयोग आंदोलन। फिर उसके बाद में सब असहयोग मतलब कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। दूसरा आंदोलन सविनय, विनय के साथ अवज्ञा करते थे महात्मा गांधी, यानी कि भैया अंग्रेज लोग बोलते कि भैया आप ये काम कर दो, नहीं मैं नहीं करूंगा प्रभु, हमारे बस की बात नहीं है। इस तरीके से विनय के साथ अवज्ञा करते थे, उनकी आज्ञा का नहीं मानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कि भाई अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के 4 कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन की बात की तो शोचनीय आर्थिक स्थिति, ठीक है, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट और सरकारी दमन। असहयोग आंदोलन के कारण ये थे क्योंकि शोचनीय आर्थिक नीति उस समय थी, आर्थिक नीति मतलब एकदम से बहुत बेकार थी अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई थी। दूसरी बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लाठीचार्ज करवाई दी गई थी। इसके अलावा रौलट एक्ट जो आया था उसका विरोध हो रहा था, उसके कारण से ये असहयोग आंदोलन एक प्रकार से चलाया गया। और सरकारी दमन एक प्रकार से हो रहा था, सरकारी चीज़ें जो है लगातार हावी हो रही थी जनता पर, तो इस कारण से ये आंदोलन चलाए गए। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। आठवां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के 4 कार्यक्रम लिखिए। असहयोग आंदोलन के 4 कार्यक्रम की अगर बात की तो पहला कार्यक्रम है विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। गांधी जी या अन्य जो उनके नेता थे साथ के, उन लोगों ने कहा कि जो एक प्रकार से विदेशी माल है उसको हम नहीं खरीदेंगे, ना विदेशी माल या विदेशी चीज़ों का हम उपयोग ही करना बंद कर देंगे। दूसरी बात, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, यानी अदालतों का बहिष्कार किया जाए। तीसरा जो कार्यक्रम था वो ये था कि सरकारी उपलब्धियां जो हैं, यानी जो भी सरकारी उपलब्धि किसी व्यक्ति ने हासिल की है वो सब वापस कर दी जाए और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए, यानी कि जो एक प्रकार से जो है वेतन भोगी व्यक्ति हैं, सरकार में नौकरी करें, सरकारी नौकरी वगैरह, वो छोड़ दें। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपना अपना त्यागपत्र दे दें, यानी जो एक प्रकार से राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पर भी, मतलब उस समय की जो लोकसभा राज्यसभा थी उसमें जो भी स्थानीय संस्थाओं के सदस्य थे जो कि एक प्रकार से मनोनीत किए गए थे या एक प्रकार से सदस्य थे, मनोनीत माने चुने गए थे, मतलब कि चुने गए नहीं थे, मनोनीत माने कि भाई आप इस एरिया के बन जाओ या ऐसे बना दिए गए थे, तो उनको कहा गया कि भैया आप छोड़ दो। तो ये 4 एक प्रकार से कार्यक्रम है असहयोग आंदोलन के। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी उपलब्धियां अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए, सरकारी उपलब्धियां ये सब वापस कर दी जाए और अपना त्यागपत्र जो है स्थानीय संस्थाओं के जो सदस्य मनोनीत वो दे दे। 9वां नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के 4 रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव वर्क जो एक प्रकार से किए गए किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। पहला काम जो अच्छा किया गया वो ये था कि स्वदेशी माल का प्रयोग अधिकारिक मतलब कि अधिकाधिक किया जाए। स्वदेशी मतलब कि जो अपने देश में बनाया जाए, यानी कि जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम उस समय का एक प्रकार से बोल रहे हैं, यानी अपने यहाँ पर जो होगा उसी में हम संतुष्ट रहेंगे, उसी का प्रयोग करेंगे। दूसरा था छुआछूत को दूर किया जाए, यानी कि जो एक प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सभी के बीच में मतभेद था, छुआछूत था कि भाई हम आपका छुआ पानी नहीं पीएंगे, हम आपका छुआ खाना नहीं खाएंगे, ये सब खत्म किया जाए। तीसरी बात, हिंदू मुस्लिम एकता को पक्का किया जाए, यानी हिंदू मुस्लिम जो एक प्रकार से आपस में ही द्वंद्व किया करते थे, तो इसी का फायदा अंग्रेजों लोग उठाते थे। ये बात लोगों को पता चली और लोगों ने कहा कि भाई अब हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रकार सबसे बढ़िया काम किया गया। और चौथी बात, सरकारी स्कूलों के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएं। सरकारी स्कूलों के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएं और इस दौरान आप देखते हैं तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे। आप देखेंगे 1910-11 की उपज विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे ही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे ही तमाम प्रकार के कॉलेज वगैरह खुलने लगे जो कि एक प्रकार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खुली बनारस में, तो ये सब चीज़ें खुलने लगी। ठीक है, आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड एक प्रकार से, चौरी चौरा एक स्थान है जो कि गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर जिले में, मतलब गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का स्थान है, वहीं पर एक प्रकार से कांड हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा नाम का एक पुलिस स्टेशन था जिसमें एक प्रकार से भारतीय कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी थी, ठीक है, 1920 ईस्वी के दौरान। तो महात्मा गांधी ने उसके बाद में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। 11 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब एक मार्च निकाल रहे थे भारतीय नेता वगैरह, तो उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस लोगों ने विरोध किया, चौरी चौरा थाने वाले ने, तो क्या किया, चूंकि भीड़ ज़्यादा थी तो भीड़ लोगों ने क्या किया, थाने में एक प्रकार से रपटा लिया उनको, तो सब लोग मतलब कि खेदा, तो थाने में बंद हो गए, पुलिस लोग भाग गए। तो उसके बाद जब थाने में वो बंद हो गए पुलिस लोग, मतलब कि अंदर जा करके, तो थाने में आग लगा दी, ठीक है। तो ये हिंसा थी, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया चौरी चौरा कांड की वजह से। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था 12 अप्रैल की डेट को, ये एक प्रकार से क्या था, तो रौलट एक्ट का विरोध हो रहा था। रौलट एक्ट जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसका विरोध भारत में खूब हो रहा था, लाहौर में हो रहा था, इसके अलावा गुजरावाला में, कसूर और अमृतसर जैसे सभी संस्था मतलब की सभाओं की, मतलब कि सभी जगहों पर सभाएं की गई अमृतसर में, ठीक है। इसके अलावा और अलग अलग स्थानों पर, अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई अमृतसर में, ठीक है। इसके बाद में 12 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, 10,000 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, भारतीय लोग। और उस समय क्या था, जनरल डायर जो था, ये अंग्रेज का अधिकारी था जनरल डायर, उसने अपने सैन्य बल के साथ वहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पर, जहाँ पर ये 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, और रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए। कब, वो 12 अप्रैल 1919 को, कहाँ पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो बाग का एक मार्ग मतलब कि बाग का मार्ग एक सकरी गली में था, मतलब कि भागने का कोई गली नहीं थी, और बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर मशीन गन लगा करके ये जनरल डायर जो था, इसने मशीन गन लगा करके क्या किया था, सबको भुनवा दिया था, यानी अंधाधुंध फायरिंग करी, और अंधाधुंध फायरिंग में क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। तो इसका बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लोगों को क्षति हुई, बहुत ज़्यादा लोग मरे इसमें, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना में लगभग 1,000 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग जो है इसमें घायल हुए थे, और इसका खूब जम करके विरोध हुआ, लोग एक प्रकार से इसका विरोध करने लगे। तो ये एक प्रकार से जनरल डायर था, और जनरल डायर को एक प्रकार से ऊधम सिंह जाकर के लंदन में गोली दाग करके आते हैं, ठीक है। अपना पूरा चीज दांव पर लगा दिया था ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह एक प्रकार से जब उसने देखा कि भाई जो है इस तरीके से हुआ है पंजाब के अमृतसर के वहाँ पे, तो उसने एक प्रकार से बहुत मेहनत करी ऊधम सिंह जी ने, और पूरा अपना खेत पात में इतनी मेहनत करके या कहीं से पैसा वैसा कमा करके बड़ी मेहनत करके लंदन जाते हो, लंदन में जनरल डायर को गोली मार करके फिर आते हैं बदला लेकर के। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, उग्रवादी युग की समय सीमा बताएं। देखिए कांग्रेस के दो चरण थे, उग्रवाद और उदारवाद। उग्रवाद जो है एक प्रकार से इसमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने बिपिन चंद्र पाल, ये तीन एक प्रकार से लोग नेता जो थे, ये एक प्रकार से उग्रवादी विचारधारा के थे। उग्रवाद का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी विचार, ना ना ना, उग्रवाद का मतलब थोड़े से, जैसे कि हम अंग्रेजों की बात क्यों सुने, क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, हम पर जबरदस्ती एक प्रकार से आकर के यहाँ पर बस गए हैं, क्लियर, क्योंकि देश तो हमारा ही है, ये लोग हमको गुलाम बना कर रखे हैं, तो इनकी कहा सुना हम नहीं मानेंगे। जबकि जो नरम दल के नेता थे, हाँ भैया ठीक है, जैसे कहाबो साहेब अंग्रेज सरकार जैसे आप कहाबो वैसे करब, इस तरीके से नरम दल के लोग जो थे, वो कांग्रेस के जो नरम दल के लोग थे, वो विश्वास करते थे किसमें भाई, वो एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार में विश्वास करते थे, उनके पक्ष में एक प्रकार से जो वो कहते थे वो करते थे, इस तरीके से। तो उग्रवादी युग की समय सीमा जो रही है 1906 ईस्वी से 1919 तक रही। 1906 में ही एक प्रकार से विभाजन आप देखते हैं होता है, उसके बाद में मतलब नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बढ़ जाती है, फिर महात्मा गांधी आकर के इसको इकट्ठा करते। तो 1906 से 1919 का जो एक प्रकार से समय काल है, ये उग्रवाद विचारधारा का समय काल है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में और 1885 से लेकर के 1885 कांग्रेस की स्थापना होने की डेट है, और 1906 तक ये जो समय है 1906 या 5 तक, यही समय आपका क्या है भैया, यही समय आपका उदारवादी का है। भारत में उग्रवाद के उदय के 4 कारण बताए। उग्रवाद का उदय क्यों हुआ? पहला कारण ये रहा कि कांग्रेसी संवैधानिक आंदोलन की असफलता रही। कांग्रेसी संवैधानिक आंदोलन की असफलता मतलब ये है कि जो संविधान के ही एक प्रकार से भैया कि भाई संविधान के हिसाब से हम चलूँगे, मतलब मैं चलूँगा चाहे कुछ भी हो, आज़ादी मिले चाहे 10 साल बाद मिले, इस तरीके की, तो असहयोग वो आंदोलन असफल हो गया।
इसके अलावा बंगाल विभाजन भी हो गया, बंग भंग, चूंकि आप देखते हैं बंगाल विभाजन की घटना जो हुई ये भी एक प्रकार से, इस कारण बंगाल विभाजन इसलिए किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। ये क्यों किया गया था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में जो एक प्रकार से एकता है उसको भंग किया जाए। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की जो दमनकारी नीतियां थी इसके कारण से भी भारत में उग्रवादी विचारधारा का एक प्रकार से प्रचलन शुरू हुआ। और चौथा कारण था शिक्षित व्यक्तियों में असंतोष हो गया था, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे थे उनको पता चल रहा था कि भाई ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं, हम लोगों को कब्जा करके रखे हैं, मतलब कि हम लोगों को गुलाम बना करके रखे हैं। तो ये एक प्रकार से कारण रहे उग्रवाद की विचारधारा के उदय होने के। समझ में आ रहा चीजें? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। आपका रिवीजन क्लास हो रहा है, बिल्कुल फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है उदारवाद और उग्रवाद में कोई एक अंतर लिखिए, बताएं। उदारवाद और उग्रवाद में अंतर ये है कि उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेज लोग अगर न्याय करेंगे तो ठीक ही ठाक न्याय करेंगे, गलत न्याय नहीं करेंगे, ये विश्वास था जो उदारवादी नेता हुआ करते थे उन लोगों को। जबकि इसके विपरीत जो उग्रवाद के लोग थे यानी उग्रवादी थे, उनकी अगर बात की है तो वो लोग अंग्रेजों की उदारता में जरा भी विश्वास नहीं करते थे, अपने दम पर अपने बल पर हर एक चीज़ लेने की काबिलियत रखते थे। 17 नंबर प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन में क्या किया गया? जो बंगाल है उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया। तो आज का जो पश्चिम बंगाल भारत में है उसमें हिंदू ज़्यादा थे और जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे। तो जो आज का बांग्लादेश है वो एक प्रकार से पहले एक प्रकार से पूर्वी बंगाल के रूप में बांटा गया था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे 1905। 18 नंबर प्रश्न है पहले वो पूर्वी पाकिस्तान भी कहलाता था जब भारत का विभाजन हो गया था तो उस दौरान। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत का बंटवारा, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दोनों बातें, बंगाल विभाजन 1905, सूरत विभाजन 1907। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये उग्रवाद के बड़े नेता माने जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है मराठा और केसरी पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आते हैं प्रश्न, बहुत ये प्रश्न 100% आए हुए हैं। तो मराठा और केसरी पत्रों का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। याद कैसे करेंगे? पाल, लाल और बाल, यानी लाल बाल पाल, ऐसे याद कर लीजिएगा। लाल बाल पाल उग्रवादी नेता, लाल, ठीक है, बाल और पाल, ठीक है। लाल माने क्या हुआ? लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने क्या हो जाएगा? पाल माने आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न, लाल बाल पाल के नाम कौन से चर्चित हैं? तो लाल बाल पाल, लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने विपिन चंद्र पाल, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है 23 नंबर, बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, अच्छा आपसे एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और यह विभाजन भारतीयों को मातृभूमि का विभाजन प्रतीत हुआ। उनको लगा कि हमारे माता का एक प्रकार से बंटवारा हुआ है, हमारी चूंकि जननी जन्मभूमि से चाह स्वर्गदयापी गरीय सिहित, जननी और जन्मभूमि माता से भी बढ़कर के बताई गई हैं। तो जब जन्मभूमि का बंटवारा होता है तो एक प्रकार से बड़ा दुख होता है, क्लियर। तो बंगाल का विभाजन जब हुआ लोगों को लगा, भारतीयों को, कि हमारी मातृभूमि का विभाजन हो गया है। बंगाल के युवा वर्ग में कुछ युवक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाने लगे। विभाजन के विरोध की भावना इतनी तीव्र हो गई थी कि 16 अक्टूबर 1905 का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। तो शोक दिवस के रूप में कौन दिन मनाया जाने लगा? कौन सा दिन? 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया 1905 में पहली बार। ये कांग्रेस अधिवेशन से, मतलब इससे जो है बंगाल विभाजन से संबंधित मतलब वो था। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है सूरत की फूट 1907 में जो हुई उसके बारे में बताया, यानी जो बंगाल मतलब कि आपका विभाजन हुआ था सूरत में, गुजरात में, ठीक है, मतलब उसमें कहाँ पर था? सूरत, हाँ वहीं पर सूरत विभाजन। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था।
स्वराज के अर्थ पर उसकी प्राप्ति के तरीकों को लेकर के नरम दल और गरम दल फूट मतलब काफ़ी गहरी उसमें फूट पड़ी थी कांग्रेस के नेताओं में। अध्यक्ष के पद को लेकर के गहरा मतभेद हो रहा था। उग्रवादी नेता थे लोकमान्य तिलक, उनको इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना मतलब कि बनाना चाहते थे लोग, परंतु क्या हुआ, उदारवादियों ने बहुमत जो है बहुमत, चूंकि उदारवादी नेताओं के पास बहुमत था, चूंकि पहले से वही लोग एक प्रकार से अपनी विचारधारा फॉलो कर रहे थे, तो डॉक्टर रास बिहारी बोस को सभापति निर्वाचित कर देते हैं। फलतः अध्यक्ष के भाषण के पूर्व जो है ही हड़ताल मतलब हो हल्ला होने लगा और शोरगुल के बीच में अधिवेशन स्थगित कर देना पड़ा। तो ये एक प्रकार से था सूरत की फूट, और इस कारण से 1907 में सूरत का भी विभाजन एक प्रकार से हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये सूरत विभाजन था आपका। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की अगर बात की है तो 1816 ईस्वी में वसुदेव बलवंत भड़के के द्वारा सरकार के विरुद्ध सशक्त मतलब कि सशस्त्र क्रांति की घटना ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत में क्रांतिकारी के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक भारत महाराष्ट्र में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर? आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन था? तो मंगल पांडे जी थे भारत के सबसे महान क्रांतिकारी। वे कलकत्ता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी से 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में सिपाही थे। उन्होंने मारो फिरंगियों को नारा दिया था। किसने? बाल मतलब इन्होंने दिया था, क्या बोलते हैं, मंगल पांडे ने। पहली गोली इन्होंने मारी थी। ठीक है, सबसे पहली 1857 की जो चिंगारी लगी है इन्हीं के द्वारा, 1857 की क्रांति जो है एक प्रकार से इन्हीं के द्वारा एक प्रकार से हुई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण रहे? देखिए, राष्ट्रवादियों के बीच क्रांतिकारी दृष्टिकोण के उदय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रहा शोषणकारी आर्थिक नीतियां जो अंग्रेज के द्वारा बनाई जा रही थी, और बंगाल का विभाजन जो कर दिया गया इसके कारण से भी हुआ। तीसरी बात, संसदीय और रचनात्मक कार्य युवा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में विफल रहे, यानी कि युवा लोग एक प्रकार से विरोध में हुए। उनका मत था भी युवाओं का कि केवल हिंसक तरीकों से ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, अहिंसा एक प्रकार से मात्र एक तरीका आज़ादी का नहीं हो सकता। तीसरी बात, भारत में क्रांतिकारी गतिविधि के विकास का श्रेय 1917 की रूसी क्रांति और सोवियत राज्य की सफलता जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1900 यहाँ पर 18 होगा। ठीक है, 1918। ठीक है, 1916 या 1918 यहाँ पर होगा, 1800 नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए 1916। चले, अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता के कारण बताएं। पहला, जन समर्थन का अभाव रहा, जन समर्थन की कमी रही क्रांतिकारी आंदोलन में, क्योंकि सभी लोग एक प्रकार से कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे, जनता उनको एक प्रकार से पसंद करती थी। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अलावा नेतृत्व शून्यता रही, मतलब कि इसमें कोई बड़ा लीडर नहीं आया सामने। इसके अलावा अखिल भारतीय संगठन का अभाव रहा, कोई एक बड़ी संस्था या संपूर्ण भारत को एक करने वाली संस्था का विकास भी नहीं हो पाया जो कि एक प्रकार से इस विचारधारा को फॉलो करे। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के बारे में कुछ बताएं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये वाला थोड़ा सा छूट गया था क्या? ये ठीक है, 29 नंबर नहीं बताया था, चलिए 29 नंबर भी देख लें। क्रांतिकारी आतंकवाद का क्या प्रभाव पड़ा? क्रांतिकारी समूहों का अंकुरण हुआ, दमनकारी अधिकारियों, गद्दारों और मुखबिरों की हत्या करना और मतलब कि 1 मिनट, और शस्त्र क्रय हेतु वित्त प्रबंधन हुआ। क्रांतिकारियों के बलिदानों ने भारतीय लोगों की भावनाओं को जागृत कर राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में सहायता की, जिससे क्या हुआ कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में सहायता की गई। ये कई प्रभाव पड़े क्रांतिकारी आतंकवादी मतलब कि क्रांतिकारी जो एक प्रकार से आंदोलन के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चूंकि 30 मैंने आपको बता ही दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको आप HRA बोलते हैं,
इसकी ये स्थापना 1924 में कानपुर में एम प्रसाद बिस्मिल यानी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सभी लोगों ने मिल करके करी थी। इसका गठन जो है इसका नाम जो पड़ा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। पार्टी के गठन का मुख्य कारण था चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो, ठीक है। तो चौरी चौरा की घटना जो है इसका मुख्य कारण रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए 1972 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना था। तो ये सब एक प्रकार से आप देखेंगे ये सब इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रकार से स्थापना के कारण जो है रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह के आग्रह पर के कारण से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन मतलब सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA कर दिया गया, ठीक है। चूंकि HRA था, इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, क्या? सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन से पीला कागज संविधान क्या था? पीला कागज संविधान की अगर बात की जाए, लाला हरदयाल की सहमति से क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद गए, जहां उनको सचिंद्र नाथ सान्याल और बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी थे डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी जी, उनकी मदद से क्या हुआ 1923 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संविधान तैयार किया गया। संगठन का मूल नाम और उद्देश्य एक पीले कागज पर लिखा गया था, मतलब टाइप किया गया था, और बाद में 3 अक्टूबर 1924 को सचिंद्र नाथ सान्याल को एक मतलब उनकी अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत के कानपुर में संवैधानिक समिति की बैठक आयोजित की गई। तो ये था पीला संविधान, ठीक है। पीले कागज पर लिखा गया था भगत सिंह और इसके अलावा सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जदुनाथ मुखर्जी, इन सभी के द्वारा मिलकर के, ठीक है। सचिंद्र सान्याल, इन सभी लोगों ने मिलकर के ये सब काम किया। चौंतीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। HRA का घोषणा पत्र क्या था? यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का फुल फॉर्म होता है। इसका घोषणा पत्र क्या था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने HRA के लिए रेवोल्यूशनरी शीर्षक में घोषणा पत्र तैयार किया था, यानी कि रेवोल्यूशनरी शीर्षक नाम से घोषणा पत्र तैयार किया, जो कि HRA का घोषणा पत्र था। इस घोषणा पत्र को 1 जनवरी 1925 को उत्तर भारत के बड़े शहरों में वितरित किया गया था। इसमें ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने और इसके स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गणराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मताधिकार की बात करी गई और उन सभी प्रणालियों के उन्मूलन के समाजवादी उन्मुख लक्ष्य की मांग की जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण को संभव बनाती हैं, उसको नेगलेक्ट करने की बात करी गई। इसमें गांधी जी की नीतियों की आलोचना भी करी गई और युवाओं को संगठन में शामिल होने का आह्वान भी किया गया कि जो युवा इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, वो शामिल हो सकते हैं। तो एक आह्वान भी था और गांधी जी की जो नीतियां थी उसकी आलोचना भी इन लोगों ने करी। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने या श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर बात करें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1851 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ था? काठियावाड़ में हुआ था। 1897 ईस्वी में ये लंदन में जाकर के श्याम जी कृष्ण वर्मा जी बस जाते हैं। कहाँ पर? 1897 में कहाँ पर? लंदन में जाकर के बस जाते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने किस उद्देश्य से इंडिया हाउस नामक छात्रावास की स्थापना करी थी, हॉस्टल की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारियों को लंदन बुलाने व उन्हें शिक्षा दिए जाने के लिए या उसी के उद्देश्य से कहा कि भाई अगर यहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर इंडियन लोग रहेंगे जो पढ़ाई करने के लिए छात्र जाएंगे, तो इसीलिए उस हॉस्टल का नाम रखा इंडिया हाउस और उस हॉस्टल की स्थापना करी, मतलब ताकि इंडियन लोग आकर के यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों की मांग कर सकेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक
कोस्ट की स्थापना किसने करी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना जो करी थी वो सोहन सिंह भकना ने करी थी। सोहन सिंह भकना, यहाँ पर भकना कर लेंगे, सोहन सिंह भकना ने करी थी। 40 नंबर क्वेश्चन से कोमा गात्ता मारू जहाज की घटना कब घटी? तो कोमा गात्ता मारू जहाज की घटना 1913 ईस्वी में घटी थी। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कप्तान मोहन सिंह ने कहाँ पर करी थी? जापान में करी थी। कब? 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी कप्तान मोहन सिंह सोहन सिंह ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कप्तान सोहन सिंह भकना या सोहन सिंह, कप्तान सोहन सिंह या मोहन सिंह, ठीक है, तो उन्होंने करी थी। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? गदर पार्टी की स्थापना जो करी थी वो लाला हरदयाल ने की थी। किसने करी थी भैया? लाला हरदयाल ने की थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के 4 कारण लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला कारण था साइमन कमीशन की असफलता। क्योंकि जो साइमन कमीशन आया भारत में उसको एक प्रकार से वो अच्छा नहीं था, तो उस कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगने प्रारंभ हुए। पहला कारण। दूसरा कारण ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें स्वदेश की मांग करी गई, यानी कि एक प्रकार से पूर्ण स्वराज की मांग करी गई नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। इसके अलावा लॉर्ड इरविन जो था उस समय वायसराय, उसकी घोषणा पत्र था लॉर्ड इरविन की, तो उसके कारण से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक प्रकार से एक हवा मिली और चुनौतियाँ भी एक तमाम सारी थी। तो ये कई कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 44 नंबर प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था कि जो ये थे क्या बोलते हैं भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। और आपको बता दूं गोलमेज सम्मेलन जो होता था, गोलमेज सम्मेलन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें गोलमेज भी हुआ करती थी। जैसे एक मेज होती थी जो बड़ी सी गोल होती थी, इंग्लैंड में ये समझौता होता था, अभी अध्यक्षता होती थी। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होता था? इंग्लैंड में। तो यहाँ पर सभी लोग, जहाँ पर ऐसे वहाँ के राजा और सब जितने भी देश में वहाँ पर उपनिवेश हैं वो सब जाते थे और ऐसे बैठते थे। तो यहाँ पर क्या गोलमेज का मतलब ये है कि सभी लोग समान हैं, सभी लोगों का आई कांटेक्ट होगा संचार शैली में जब बातचीत करेंगे। लेकिन एक लंबी मेज होती है, लंबी मेज सम्मेलन क्या होता है, इसमें आप बैठेंगे तो यहाँ पर जो बैठेगा, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर, और जो हेड होगा वो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है कि भाई इनको लगता है कि भाई ये ज़्यादा मालिक, ये वाले मालिक हैं, ये वाले अपने आप को थोड़ा नीचा ना फील करें, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है सभी लोग बराबर होते हैं और सभी लोग बराबर सबको देख पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 45 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसी समझौते के बाद में गांधी जी एक प्रकार से गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए राजी होते हैं, जब गांधी जी ने के द्वारा जो तमाम प्रकार के मांग थी उसको इरविन ने माना था। 46 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते की 2 शर्तें लिखिए। पहली शर्त ये थी कि उन राजनीतिक बंदियों को छोड़ करके जिन पर हिंसात्मक कार्यों के अभियोग हैं से सभी को रिहा कर दिया जाएगा। ये गांधी जी और इरविन समझौते की यही बात हुई थी, इसीलिए गांधी जी को बहुत सारे लोग एक प्रकार से नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जो उस समय फांसी हुई थी भगत सिंह वगैरह को, वो इन्हीं की वजह से एक प्रकार से हुई थी, क्योंकि ये राजनीतिक बंदियों की छोड़ करने की बात की, हिंसात्मक कार्यों के अभियोग। अब इनको अगर गांधी जी चाहते उस समय गोलमेज सम्मेलन में चूंकि भाग लेने के लिए एक प्रकार से बाध्य करना पड़ता और इरविन छोड़ता जरूर। ठीक है, इरविन को छोड़ना पड़ता, क्योंकि इरविन के ऊपर इतना प्रेशर था उस समय इंग्लैंड की सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके से तुम गांधी को लेकर के आओ बस इंग्लैंड। गोलमेज सम्मेलन में अगर गांधी नहीं आएगा तो एक प्रकार से गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं था। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि भाई मैं बहुत एक प्रकार से बड़ा लीडर हूँ, मेरे फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, तो और उसके बाद में तब तक इधर जो है एक प्रकार से ये आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे जनतंत्र की भीड़ थी। गांधी एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति था, गांधी के फॉलोअर मुसलमान भी बहुत ज़्यादा थे, जिन्ना अलग बैठे रहे फाफा कूटे कि भैया उनसे इंग्लैंड के सरकार में गए, कहीं रे मुसलमान सब हमारे अंडर में है, जवन कह दी तो सब करी हैं। भीमराव अंबेडकर गए, कहीं सब दलित हमारे अंडर में है, जवन कह दी तो करी हैं, कोनो आंदोलन ना हुए, सरकार बस एक अलग देश के मांग बताओ। तो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के देश की मांग करी, और ये क्या नाम है जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग जो है ये अंदरूनी विचारधारा के रूप में ये लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन गांधी एक ऐसा व्यक्ति था, अगर गांधी ना होता, गांधी जी नहीं होते, तो आपको बता दूं कि आज
अब पाकिस्तान जैसे एक देश है, ऐसे ही दलितों का भी एक देश होता, ठीक है। ऐसे ही एक प्रकार से और तमाम प्रकार के देश बनते, और जो भारत आज आप देख रहे हैं, सुगठित भारत, एक जबरदस्त भारत, जिसमें ना तो छुआछूत ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है, तो ऐसा भारत जो आज है, सभी समान है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं है। अब ये एक प्रकार से राजनीतिक पार्टियां भले ही अपनी रोटियों सेकने के लिए जातिगत अवहेलना, मतलब जातिगत एक प्रकार से आरक्षण की बात करें, या जातिगत चुनाव की बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब जहां तक है सभी समान हैं और सभी एक प्रकार से एक साथ मिलजुल करके एक ही थाली में भोजन भी करते हैं। ब्राह्मण शूद्र के यहाँ खाना खाता है, शूद्र ब्राह्मण के यहाँ पर बैठता है। पहले क्या होता था, ब्राह्मण की अगर खटिया लगी रहती थी या ठाकुर की, तो उस पर जाकर के शूद्र वगैरह नहीं बैठते थे, जाते थे नीचे बैठते थे। आजकल क्या है, सभी लोग आकर के बराबर बैठते हैं, और ये अधिकार बिल्कुल होना चाहिए इनका, क्योंकि ये गलत बात है भाई, आप अगर तख्ते बैठे हो और कोई व्यक्ति आए नीचे बैठे, ये कौन सी बात है, ये एक प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इस समझौते में इरविन के ऊपर इतना प्रेशर डाला था वहां की सरकार ने कि जाओ गांधी को बुला करके लाओ, अगर गांधी नहीं आएंगे तो ये गोल गोल में सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है। अब उधर गोल में सम्मेलन हो रहा है और उधर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था। इतनी भीड़ कि जो है अंग्रेजी सरकार जब पत्र यहाँ से छपता, रेडियो पर न्यूज जाती, तो हैदास जाते थे एकदम से, अरे क्या होएगा भैया, ये इतना मनी कहाँ से आएगी। तो गांधी इरविन तो इरविनमा का डांटिन हुआ कि जो सरकार रही कि जाओ मुन्ना इरविन और गांधी का लेके आओ, पहले बिना गांधी कोनो समझौता ना हुए। तब गांधी जी का आए इरविन मनावे, तो इरविन हाथ गोड़ जोड़िन, भैया गांधी कोनो मेरे से ही आंदोलन बंद करो सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी कहीं हम बंद तो कह दिए, लेकिन हमारे कुछ शर्त थी। कहीं कौन शर्त, तो कहीं एक ठो पैक्ट करो, एक समझौता करो। तो वह समझौता कई 2 शर्त हुए, बाकी 11-12 समझौता शर्त रही और शर्त रही। तो पहला शर्त ही रखा रहा कि उन राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, यानी राजनीतिक मतलब जिन पर कोई हल्का फुल्का केस है उनको छोड़ दिया जाए। अगर गांधी यहीं पर यह कह देते कि भाई जो भगत सिंह हैं और राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, या जो भी बंद थे उस समय, उन सभी को छोड़ने के लिए, तो उस समय इरविन पर इतना ज़्यादा एक प्रकार से प्रेशर था कि वो छोड़ने पर मजबूर हो जाता, ठीक है, वो छोड़ देता। लेकिन गांधी जी एक प्रकार से ना तो उस समय या समझ नहीं पाए या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना मैं ना था, जब ना वहाँ पर मैं था, ना मैं उतने अच्छे तरीके से इसको जान पाया। लेकिन जहाँ तक इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर गांधी जी एक प्रकार से ज़्यादा डीपली गए नहीं, गांधी जी को लगा कि भाई उनको भी छोड़ेंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ा और फांसी दे दी गई। तो हिंसात्मक कार्यों के मतलब चूंकि गांधी जी शुरुआत से ही हिंसा के विरोधी थे, अहिंसा के सपोर्टर थे, तो यही कारण रहा होगा। दूसरी बात, सभी अध्यादेशों और अपूर्ण अभियोगों के मामलों को वापस लेने के लिए एक प्रकार से लिया जाएगा, और भी तमाम प्रकार के इसमें समझौते किए गए। 47 नंबर प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर को 1932 ईस्वी में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में मार्च के महीने में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। क्योंकि जब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको समझाने जा रहा हूँ। पूना पैक्ट की पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा आज के बाद में, पूना पैक्ट आप नहीं भूलोगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको बता दूं, जैसे आप बीए कर रहे हो, बीए का पेपर देने के बाद में आप बीए के बाद क्या करेंगे, बीएड करें या एमए करें, बीटीसी करें, क्या करना चाहिए, बीटीसी क्या होता है, बीएड क्या होता है, ठीक है, जो है एमए क्या होता है, एमए करने से कौन सी नौकरी मिलेगी, बीए के बाद में कौन सी जॉब के लिए कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें मतलब नौकरी से रिलेटेड जो जानकारी होगी वहाँ पर आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको दे दी गई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बीए के बाद में आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीए करेंगे मतलब एमए करेंगे या फिर बीएड करें या फिर बीटीसी करें, या तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को जाकर के देखें, विजिट करें चैनल पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं। बाकी आप सर्च कर लेंगे को करिकुलर मास्टर, तो आपको मिल जाएगा चैनल, और यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसके अलावा को करिकुलर जो आपकी परीक्षा है, खास करके कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करा वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो देख लीजिएगा। एक क्या, तो ये पूना पैक्ट कब हुआ, पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट बेसिकली किसके बीच का समझौता था। पूना पैक्ट क्या हुआ, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया, तो गांधी जी को जब ये पता चला कि भाई ये जो है एक प्रकार से क्या होता है,
गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय में सम्मेलन शामिल हुए थे महात्मा गांधी, फिर वहाँ पर बात नहीं बनी और गांधी चले आए थे। तो गांधी जी को पता चला कि भाई जो अम्बेडकर हैं वो नाराज़ हैं, या अम्बेडकर कुछ इस तरीके की मंत्रणा कर रहे हैं दूसरे देश की बात करने की, या दूसरा दलित देश की डिमांड कर रहे हैं। तो उस कारण से क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक प्रकार से एक मीटिंग करनी चाहिए, और मीटिंग किया किसके किसके बीच में, पूना में मीटिंग हुई। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी जेल से निकल करके आए और इनसे मीटिंग करी किसने, भीमराव अम्बेडकर जी से। भीमराव अम्बेडकर जी से गांधी जी ने मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि भाई जो तुम कहो वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये प्लीज़ जो है इस प्रकार से देश को विभाजित करने की बात ना करें। आप पढ़े लिखे हो, आप जानकार हो, आप अगर ऐसी बात करेंगे तो आम जनता के मन में क्या होगा। इसलिए गांधी एक प्रकार से, गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, गांधी एक प्रकार से हरिजन शब्द संबोधित करते हैं दलितों के लिए। तो गांधी एक प्रकार से बहुत विद्वान आदमी भी थे। गांधी गीता के एक प्रकार से ज्ञानी थे, गीता पढ़ा करते थे। कैसे पढ़ते थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः। इस तरीके से गांधी जी भी एक प्रकार से जो है पाठ किया करते थे श्रीमद् भगवत गीता का। तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, उसको पूना पैक्ट के नाम से आप जानते हैं। 1932 में ये समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें दलितों के को लेकर के जो आज चुनाव होता है तो बताया जाता है कि भाई 5 साल ये इसमें दलित महिला लड़ेगी, ये दलित लड़ेंगे, इसमें पिछड़ी वाले लड़ेंगे। ये सब जो आज आप देख रहे हैं नियम कायदा, ये गांधी के उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थे, पूना पैक्ट के। 51 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। 1929 ईस्वी में ही आप देखते हैं जो है मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कई साथियों ने मिलकर के एक इंडियन फ्लैग फहराया था, एक इंडियन झंडा फहराया था। और उसमें उसी दिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही एक प्रकार से रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में ही भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा एक प्रकार से दिया गया था, ठीक है। किस दिन को, 26 जनवरी को दिया गया था, ठीक है। किस दिन को दिया गया था, 26 जनवरी की डेट को दिया गया था। इसी कारण से मेरे भाई, इसी कारण से 26 जनवरी की डेट को ही एक प्रकार से संविधान को लागू किया गया। संविधान चूंकि 24 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी की डेट को याद करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी की ही डेट थी जब जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज का दर्जा एक प्रकार से दिया गया था भारत को। 52 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च कब से आरंभ किया गया था। दंडी मार्च बेसिकली क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। दंडी मार्च एक यात्रा थी, महात्मा गांधी चले थे नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया गया था नमक बनाने पर। तो इस कारण से गांधी एक प्रकार से उस नमक कानून के जो कर था, मतलब यह नमक कानून जो था उसके विरोध में थे। तो दंडी मार्च आरंभ किया था। दंडी मार्च की अगर बात की जाए तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों समेत, यानी 78 लोग थे और गांधी जी स्वयं थे, यानी कि 79 लोग, यानी 79 लोग ये एक प्रकार से चले थे साबरमती आश्रम से और समुद्र तट की ओर चले थे और पद यात्रा निकाली थी। और ये पद यात्रा जब आरंभ करी उसके बाद में इनके पीछे एक प्रकार से कहा गया कि जब गांधी एक प्रकार से निकले अपने 78 अनुयायियों के साथ, उसके बाद में जहाँ से गांधी निकलते थे जिस रास्ते से एक प्रकार से, और पैदल यात्रा थी, गांधी जी चले गए लखुटिया टेक, ठीक है। तो वो एक प्रकार से जिधर निकलते थे, कहा जाता है कि कारवां उधर निकल जाता था। कहते नहीं कारवां, कारवां मतलब कि जैसे आप आगे चल रहे हो तो आपके पीछे हजारों की संख्या में लोग चल रहे हो केवल आपकी वजह से, तो उसी को कारवां कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति निकला और कारवां निकल जाए। तो ये एक प्रकार से गांधी कुछ इस तरीके के व्यक्तित्व थे कि भाई जिधर निकलते थे तो चल पड़े जिधर जो दो डगमग, जिधर गांधी चल पड़ते थे पूरा एक प्रकार से भीड़ जो उमड़ पड़ती थी। और कहा जाता है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हो गए थे जब गांधी एक प्रकार से गए वहाँ पर पहुँचे नमक कानून को तोड़ने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में स्वराज का झंडा फहराया था।
और उसने देश में सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का भी निश्चय इसी दिन किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी की डेट को एक प्रकार से पूर्ण स्वराज की दर्जा की बात करी गई थी, मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें की गई थी और उसमें डिमांड स्वीकार कर ली गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो ये एक प्रकार से इस दिन इसीलिए संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है साइमन आयोग क्या था। साइमन आयोग जो था, साइमन की अध्यक्षता में था। साइमन एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक प्रकार से साइमन कमीशन आया था। इसमें 7 अंग्रेज सदस्य जो है अंग्रेज संसद सदस्य जो थे वो शामिल थे, जिनमें सर जॉन साइमन जो थे वो अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में ये लोग भारत आए थे, 7 अंग्रेज सदस्य। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन मुंबई में उतरा। जो भारतीयों ने हड़ताल करी, प्रदर्शन किए, काले झंडे दिखाए इनको, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, इसके नारे लगाए गए लगातार। तो इससे क्या हुआ, एक प्रकार से ये साइमन आयोग यही था जो कि एक प्रकार से 7 अंग्रेज संसद सदस्य जो है भारत में आए थे साइमन की अध्यक्षता में 1928 में 3 फरवरी को। तो बम्बई में जब उतरे तो एक प्रकार से खूब ज़्यादा इसकी आलोचना हुई इन सभी की। 55 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 56 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न है आपका 58 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए, इसका पहला कारण था निराशा और क्षोभ का वातावरण, और दूसरा था आतंक और भय का वातावरण। ये दोनों कारण रहे भारत छोड़ो आंदोलन के। 59 नंबर क्वेश्चन से 1942 आंदोलन के परिणाम बताइए। 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तो 1942 आंदोलन के परिणाम में पहला परिणाम ये हुआ कि सरकार के प्रति वफादारी, दूसरा अपेक्षित साधन का अभाव, ये प्रभाव पड़ा। तीसरा परिणाम निकला कि अन्य दलों के नेताओं द्वारा विरोध भी किया गया, संगठन संबंधी त्रुटियां एक प्रकार से हुई। तो कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर सामने आई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये एक प्रकार से 1942 का था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गांधी जी चूंकि उनको जब पता चला कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, अगस्त के महीने में हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गांधी को पता चल गया था कि भाई चूंकि 1942 का जो दौर था वो ये दौर था, 1942 में चूंकि क्या हो रहा था भैया, क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1942 के दौरान। जब 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस दौरान क्या हुआ था, भारत में एक प्रकार से भारत के सैनिकों की डिमांड इंग्लैंड कर रहा था। इंग्लैंड की हार हो गई थी और चूंकि जापान एक प्रकार से विजयी हो रहा था, इधर जापान के सैन्य अड्डे भी एक प्रकार से इधर जो है बर्मा वगैरह में या अलग अलग जगहों पर हावी हो रहे थे। उधर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नेतागिरी में आ चुके थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी लंदन में, मतलब कि वो जा कर के हिटलर से मिल कर के आए, ठीक है। तो आप देखेंगे हिटलर से मिलने नेताजी पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो हिटलर जो है अपना जो है बहरूपिया रखता था। बहरूपिया का मतलब क्या होता है, जैसे हिटलर जैसे ही कई लोग आते थे, जैसे अगर आप पहुंचेंगे हिटलर से मिलने तो किसी जो है बड़े से बड़े व्यक्ति को हिटलर से मिलने नहीं दिया जाता था, वो नकली हिटलर आता था मिलने के लिए। तो नेताजी के पास जब हिटलर पहुंचे, मतलब हिटलर के वहाँ पर बैठे तो बैठा दिया गया कि भाई बैठो अभी आ रहे हैं। तब हिटलर आए तो हिटलर नकली हिटलर आवा तो गांधी जी से मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिलाया कि भाई तुरंत हाथ फैला दिया। तो नेताजी ने उससे हाथ नहीं मिला, कहा भाई जो है हिटलर को भेजो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों कैसे पहचाने, कि नहीं हिटलर को भेजो, आप नहीं हो। तो फिर चला गया, फिर दोबारा दूसरा आया, फिर दूसरा नकली भी वही भी नकली आया, फिर से वो हाथ आगे किया। उसने मतलब इन्होंने कहा नेताजी ने कि भाई ये नहीं, हिटलर को भेजो, मैं उनसे मिलने आया हूँ, आपसे मिलने नहीं आया हूँ। तो तुरंत भी वो भी रिजेक्ट हो गया। तो भाई उसके पीए ने पूछा जो मिलवा रहा था कि भाई ये बताओ नेताजी कि क्या कैसे आप पहचान गए कि जो है ये हिटलर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे मिलने आया हूँ एक याचक की भांति, कि भाई मैं इनसे मदद मांगने के लिए आया हूँ और ये
पहले पहुँचते वक्त पहले खुद हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारा कर्तव्य होगा कि मैं हाथ मिलाऊं पहले, हमारा हाथ पहले आगे बढ़ेगा। तो एक प्रकार से उन्होंने ऐसे पता लगाया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए व्यक्ति थे। प्रथम स्थान की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी, यानी आज की जो आईएएस की परीक्षा होती है वही तब आईसीएस की परीक्षा होती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े विद्वान आदमी थे। और अच्छा, ये लोग जो थे, जैसे गांधी जी थे, नेहरू जी थे या अन्य लोग थे, ये एक प्रकार से आज़ादी की बात, या अन्य नेता जो थे आज़ादी की बात तो कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद क्या होगा इसकी बात नहीं कर रहे थे कोई। आज़ादी के बाद क्या होगा मतलब कि समझ रहे हैं ना, यानी आज़ादी के बाद देशवा कैसे चलाओगे, पैसा कहाँ से आएगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा था कि पैसा रुपया कहाँ से आए। इसके बाद खाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि पढ़ा लिखा आदमी रहे, तो उन्होंने बताया कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, सेना कैसे होगी, विदेश चले गए। बताओ यार, जापान वापान रसिया होते हुए इतना मेहनत करके कौन करेगा। आज के युग में कह दो कि आपसे कोई कहे इतना मेहनत करने के लिए, आप खुद भी नहीं करोगे, ठीक है, अरे हटाओ का मैटर है। अब मान लीजिए जैसे उस समय सरकार, जैसे आज सरकार है, जैसे आज मान लेते कोई सरकार है, तो ऐसे सरकार तब भी हुआ करती थी, लेकिन वो विदेशी थे, तो कुछ लोग उनके पक्ष में थे, कुछ लोग विरोध करते थे। और इतना ज़्यादा विरोध आप किसी सरकार का तो नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा हुआ था उस समय, क्योंकि विदेशी थे इसीलिए हुआ था। जैसे अभी कल जो है कल क्या, आज ही आपका चुनाव का परिणाम आने वाला है कि भाई क्या चुनाव वोटिंग होगी, जो है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 महत्व लिखिए, क्या महत्व है। पहली बात तो देश में स्वतंत्रता के लिए जन जागृति पैदा हुई, और दूसरी बात गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसात्मक बताया और गर्व का अनुभव किया। 1942 का जो एक प्रकार 1939 में जो एक युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि भाई सभी देश आपस में लड़ रहे थे, उस दौरान हर एक देश कमजोर हो रहा था। इंग्लैंड चूंकि भारत में उतना ज़्यादा काम कर नहीं पा रहा था, चूंकि इंग्लैंड पर खुद ही खतरा मर रहा था, तो वो अपने ही चक्कर में पड़ा हुआ था, वो कई बार हार चुका था, ठीक है। तो इस कारण से फ्रांस का और इसका इंग्लैंड का युद्ध भी परस्पर चल रहा था, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ कि थोड़ा सा शिथिल वो लोग भी पड़े, और तमाम प्रकार के न्यूज़ वगैरह छपने लगी, तमाम प्रकार की सोशल मीडिया तो नहीं थी, लेकिन उस दौरान रेडियो वगैरह का विकास थोड़ा होने लगा, समाचार पत्रों का विकास होने लगा। इस कारण से देश दुनिया की खबरें लोग जानने लगे, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको भारतीय लोग भी जानने लगे और उसका विरोध करने लगे। फिर तब फिर उनको पता चला कि भाई क्या हमको करना चाहिए, तो फिर वो लोग अंग्रेज का विरोध करने लगे और भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार सफल हुआ। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के दूसरे चरण में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 1942 के आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान जनता ने संचार के साधनों को भंग किया था। संचार के साधन मतलब कि जो विचार विनिमय के माध्यम होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि फ़ोन वगैरह, जो रेडियो वगैरह, समाचार पत्र, ये सब भ्रष्ट कर दिया गया, इसको भंग कर दिया गया। रेलवे स्टेशनों को भंग कर दिया गया, रेल सामग्री और खानों इन सभी को जला डालने की कार्यवाहियाँ करी गई। तो ये सब एक प्रकार से दूसरे चरण में हुआ जो है 1942 के, यानी 1942 तक सभी के अंदर, गांधी जी के अंदर भी एक प्रकार से अहिंसा का जो एक प्रकार से वो था, वो एक प्रकार से कम होने लगा। गांधी जी ने भी नारा दे दिया, करो या मरो, दिल्ली मतलब करो या मरो नारा दे दिया। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो सब, कई प्रकार की चीजें हुई। नेताजी ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे दिए गए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुई। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1942 के आंदोलन के तीसरे चरण में, यानी तीसरा चरण जो हुआ, इसमें कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो आंदोलन के तीसरे चरण में सरकारी दमन का भारतीयों ने हथियारों से जवाब देना शुरू कर दिया। यानी कि अभी तक भारतीय लोग केवल मुंह से, आंदोलन से, सविनय अवज्ञा से काम चला रहे थे, आप विद्रोह करने लगे सशस्त्र विद्रोह के साथ, ले भैया बंदूक कट्टा चलेला, ये सब। तो 1942 में क्या हुआ, हथियारों से जवाब देना शुरू किया। बंगाल वगैरह में, बंगाल में, मद्रास में हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो गए। इस तरीके से एक प्रकार से ये आंदोलन संपन्न हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो पहले चरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से क्षुब्ध और असंतुष्ट होकर के जनता ने पूरे देश में प्रदर्शन और सभाएं करनी शुरू कर दी, ये बात आप ध्यान रखेंगे पहले चरण में। 64 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत में आया था, तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के क्या कारण थे। तो उसके 4 कारणों पर चर्चा करें। 4 कारण लिखिए भाई, क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था। पहला कारण यह था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा कारण था ब्रिटिश लोकमत का दबाव, तीसरा कारण था ब्रिटिश लोकमत मतलब कि ब्रिटेन की जनता भारत के पक्ष में थी,
ब्रिटेन की जनता एक प्रकार से कह रही थी भारत को मुक्त करो, भारत को क्यों कब्जा करके रखे हो। वहां की जनता ने एक प्रकार से सरकार ही पलट दी, सरकार गिर गई, नई सरकार बनी, नई सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जनता ने, भाई छुड़ाओ, उपनिवेशवाद कब तक चलाओगे, इंडिया को क्यों जकड़ करके रखे हो, छोड़ो उसको। ब्रिटिश लोकमत का दबाव बना, इस कारण से क्रिप्स मिशन भारत आया। ये एक प्रकार से भारत को आज़ादी के दिलाने के लिए। जापान का तत्कालिक खतरा, और इसके अलावा जापान का भी खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि जापान एक प्रकार से पावरफुल शक्ति थी, अटैक कर रहा था इंग्लैंड पर, लगातार इंग्लैंड को हरा भी चुका था। इसके अलावा और इंग्लैंड जापान के उससे मतलब कि जापान में एक प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रकार से जापान मदद कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों का दबाव, मित्र राष्ट्र का मतलब क्या हो, मित्र राष्ट्रों में जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी लोग दबाव बना रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड भी मित्र राष्ट्र का ही देश था, मित्र राष्ट्र के ही सदस्य देश था। तो वो सभी दोस्त देश मतलब किस पर दबाव बना रहे थे कि भाई छोड़ो, क्यों लगातार सभी देशों पर कब्जा करके रखे हो। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के 2 कारण बताएं, क्यों अस्वीकार कर दिया गया। पहला, ब्रिटिश सरकार ने भारत को प्रतिरक्षा विभाग व नियंत्रण देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, यानी कि जो प्रतिरक्षा विभाग होगा वो एक प्रकार से इंग्लैंड अपने पास रखेगा, और जो नियंत्रण होगा उस पर प्रतिरक्षा विभाग पर, ठीक है, यानी सिक्योरिटी वगैरह पर वो सब इंग्लैंड रखेगा। लेकिन एक प्रकार से इस पर जो है भारतीयों ने उस पर मना कर दिया। दूसरी बात, यदि कांग्रेस क्रिप्स मिशन के सुझावों को मान लेती तो उसका कार्य होता अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की स्वीकृति करना, इससे देश की अखंडता को खतरा था, इस कारण से इस मिशन को नहीं माना गया। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया। पहला कारण ये रहा कि इन सुझावों में संविधान सभाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी, और दूसरा कारण था कि अंतरिम व्यवस्था के अंतरिम माने की जो वैसे मतलब बिना चुनाव के पहले, तो अंतरिम व्यवस्था के लिए कोई निश्चित व्यवस्था मतलब कि प्रस्ताव भी इसमें नहीं था, इस कारण से हुआ, मुस्लिम लीग का ने विरोध किया। 67 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन की असफलता के 4 कारण लिखे। पहला कारण, प्रस्ताव की अपूर्णता, प्रस्ताव जो कि अपूर्ण था, पूरा नहीं था, ब्रिटेन की कूटनीतिक चाल थी एक। तीसरी बात, भारतीय लोकमत का विरोध भी इस प्रकार से इसको झेलना पड़ा क्रिप्स मिशन को। प्रतिरक्षा का प्रश्न भी इसमें एक था, इस कारण से इसको मतलब कि अपनाया नहीं गया। 68 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, 1946 में। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने 4 प्रस्ताव लिखे। कैबिनेट मिशन के 4 प्रस्ताव। पहला, कैबिनेट मिशन जो था वो संघीय व्यवस्था से संबंधित था। दूसरी बात, संविधान निर्माण से संबंधित था, संविधान बनाने को लेकर के आया था, संविधान भारत का संविधान बनाने के लिए मतलब उसके प्रस्ताव को। इसके अलावा भारत ब्रिटेन के बीच संधि के से संबंधित था, और अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित था ये, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए सरकार बनाना, ये अंतरिम सरकार कही जाती है। 70 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन की 4 विशेषताएं लिखें। पहली विशेषता है, देखिए, संविधान सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बात, अंतरिम सरकार को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। तीसरी बात, देशी रियासतों की जनता को भाग्य तय करने का अधिकार देशी रियासतों की जनता को दिया जाएगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था की योजना एक प्रकार से बताई गई। तो ये कई चीज़ें इसमें बताई गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये था भैया कैबिनेट मिशन आपका। 71 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत विभाजन से रिलेटेड था और भारत की जो है संविधान सभा निर्माण से रिलेटेड था। 71 नंबर क्वेश्चन से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का 23 फरवरी 1891 ईस्वी को कटक उड़ीसा में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था। एक संपन्न प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन से, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी दास, जो कि अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। 73 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 74 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था। यह नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ही था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 72 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 75 नंबर, सुभाष चंद्र बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किन किन पदों पर थे। तो सुभाष चंद्र बोस यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस, इन सभी के अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके थे। 76 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 77 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। ICS की परीक्षा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उत्तीर्ण की थी, ICS की परीक्षा, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा 1920 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। क्लियर। 78 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो किया था वो नेताजी ने स्वयं ने किया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 79 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा भाई। प्रश्न 79 नंबर, आज़ाद हिंद फौज, प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न आपका दिया हुआ है, आज़ाद हिंद फौज का संचालन सुभाष चंद्र बोस ने कब से शुरू किया? तो आज़ाद हिंद फौज का संचालन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी से शुरू किया। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 से स्वीकृत होगा। तो ये एक प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया इसको। 81 नंबर प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले आगे देखेंगे। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता 1947 की 2 धाराएं लिखिए। देखिए, पहली बात, दोनों उपनिवेशों की व्यवस्थापिका सभाओं को इतर प्रादेशिक कार्यक्षेत्र वाले कानून को पूर्ण अधिकार दिया गया। दूसरी बात, पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलों के साथ समझौते के संबंध में उत्तराधिकारी उपनिवेश को चर्चा करने का अधिकार दिया गया। तो ये कई एक प्रकार से 1947 की धाराएं थी भारतीय स्वतंत्रता की। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के 4 तत्व लिखिए। पहला तत्व है भैया, दो अधिराज्यों की स्थापना। 2 अधिराज्य मतलब एक पाकिस्तान और एक भारत। दूसरी बात, संविधान सभाओं का सत्ता को सौंपना। इसके अलावा दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना और संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। ये सब एक प्रकार से क्या रहा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के 4 तत्व रहे, जो आपके समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा। चले प्रश्न 85 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया। उसने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत करी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात करी गई, जिसे अंत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। भारत विभाजन के जो एक प्रकार से लेकर के आया था लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, ठीक है। इस योजना को कार्य के रूप में परिणत करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता कानून बनाया, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्यों का निर्माण किया गया, और इसके द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया और भारत और पाकिस्तान बना। भारत और पाकिस्तान 2 देश एक प्रकार से बने, जिनमें पाकिस्तान भी 2 बना। पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान है, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वही है, जिसका मैच है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्वी पाकिस्तान है ये बांग्लादेश है, ठीक है, जिसको वार्म अप मैच में भारत ने हराया। मैं चूँकि मैच देखता हूँ कभी कभी, और खास करके वर्ल्ड कप मैं देखता हूँ। 86 नंबर प्रश्न है, मिस्टर जिन्ना की 2 शर्तें लिखी हैं। मुस्लिम लीग बहुत पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के निर्धारण के लिए एक आयोग गठित किया जाए, और दूसरी बात, देसी रियासतें स्वतंत्र छोड़ दी जाएं। ये मुस्लिम लीग का मानना था। मतलब मुस्लिम लीग के जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम लीग के जो मतलब कि मुस्लिम लीग में चूंकि जो देसी रियासत है उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जहाँ पर मिलना चाहें, मन कहे भारत में मिले, मन कहे वो पाकिस्तान में मिले, जिसमें 3 रियासतें जो थी वो एक प्रकार से ना तो पाकिस्तान में मिली थी ना ही भारत में, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और ये जम्मू कश्मीर शामिल थी। तो तीनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिल करके तीनों को हथिया लिया था, किसी कहीं पर ऑपरेशन पोलो, कहीं पर कुछ चला करके, ठीक है। चूँकि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े जो है दिमागी आदमी थे, चाणक्य जानो उनको, जैसे आज अमित शाह हैं ऐसे थे पटेल जी, ठीक है। उस समय नेहरू जी के लिए पटेल जी ऐसे थे जैसे आज मोदी जी के लिए चाणक्य का काम कर रहे हैं अमित शाह, ठीक है। तो यही है।
देखिए 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखने का प्रयास करेंगे। तो मिस्टर जिन्ना की 2 शर्तें यही थी। 87 नंबर प्रश्न है, राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी योजना अस्तित्व में कब आई? तो राजगोपालाचारी योजना 1944 में अस्तित्व में आई। सी राजगोपालाचारी योजना में कितने प्रस्ताव थे? इसमें 6 प्रस्ताव थे कुल मिलाकर के सी राजगोपालाचारी में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 89 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 89 नंबर, बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी 14 जून 1945 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन से, बेबल योजना के 4 कारण क्या थे? पहला कारण था अमेरिकी दबाव, दूसरा कारण था तेजी से बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण असंतोष, तीसरा था ब्रिटिश जनमत तथा ब्रिटेन की भावी चुनाव, और दमन के कारण से भारी असंतोष। तो ये कई कारण थे बेबल योजना भारत आने के। 91 नंबर प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन की अगर बात की जाए तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था भैया वो कब हुआ था? शिमला सम्मेलन आपका हुआ था 25 जून को 1945 ईस्वी में। 92 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना की 2 शर्तें लिखें। तो पहली शर्त इसकी थी कि दोनों अधिराज्यों के बीच लेन देन के विभाजन के लिए एक समझौता होगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। दोनों अधिराज्यों यानी भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल के को सदस्यता ग्रहण अथवा त्याग करने का अधिकार होगा, यानी राष्ट्रमंडल के सदस्य वे होते हैं। राष्ट्रमंडल का मतलब जानते क्या होता है? ब्रिटेन चूंकि ऐसा देश था जिसने लगभग उस समय अधिकतर देशों पर एक प्रकार से हावी था, अधिकतर देश उसके गुलाम हुआ करते थे। तो राष्ट्रमंडल के वे सभी देश हैं जिनको कभी न कभी अंग्रेजी सरकार ने गुलाम बनाया, यानी कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया जिनको। तो जिन पर भी अंग्रेजों ने शासन किया जहाँ जहाँ पर, वो सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। अच्छा, ये राष्ट्रमंडल के सदस्य आप अपनी मर्जी से इसको हटा भी सकते हैं, चाहे तो रहें चाहे तो ना रहें, ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ा गया। 93 नंबर प्रश्न है, भारत विभाजन के 4 कारण लिखिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ, यानी भारत 2 भागों में क्यों बटा, पाकिस्तान और भारत? भारत विभाजन के 4 कारण एक प्रकार से निम्नलिखित हैं। पहला कारण है सत्ता के प्रति आकर्षण, क्योंकि अब जिन्ना सोच रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनूं, नेहरू सोच रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनूं, और भी लोग सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इस कारण से क्या हुआ, ठीक है, कि मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के नेता थे जिन्ना और हिंदुओं के नेता थे गांधी जी का मतलब कि मार दिए जाते हैं। इसके बाद में और भी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, गांधी जी फेवर में थे इसी मतलब इन्हीं के जो है क्या बोलते, कुछ लोग सोचते थे पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया जाए पटेल जी को, लेकिन चूंकि जवाहरलाल नेहरू के पास बहुत धन था। क्लियर, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सत्ता के प्रति आकर्षण पहला बात। दूसरी बात, भारत को निर्बल बनाने की ब्रिटिश नीति, क्योंकि भारत को निर्बल अगर बना दिया जाएगा इस कारण से उसको बांट दिया गया। तीसरी बात, मुस्लिम लीग और जिन्ना की हठधर्मी, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना की हठधर्मी पहले से ही थी कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए। ये लगा था तो डिमांड ही कर रहे थे जिन्ना वगैरह कि हमको पाकिस्तान चाहिए चाहिए, इस तरीके से। तो हठधर्मी थी जिन्ना की, ठीक है, इस कारण से हुआ। इसके अलावा अंतरिम सरकार का कटु अनुभव और उसकी विफलता। तो अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसमें अच्छा मुस्लिम लीग वगैरह ने भाग ही नहीं लिया था उसमें, संविधान सभा में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये आप लोगों ने कई प्रश्नों को जान लिया, ये सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आप लोगों ने देखा, आप लोग इसको देखने का प्रयास करें। चलिए, ये सब आप देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल फिट है। और यहाँ पर एक बात मैं और फिर से बता देना, को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको बहुत सारी तैयारी करवाई जाती है। आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। को करिकुलर परीक्षाओं के ही नहीं बल्कि आपके करियर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल पर तमाम प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी यूनिवर्सिटी से ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेपर 2 का भी महासंग्राम वीडियो इसी तरीके से मैं दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके समक्ष आने वाला है, तो आप चैनल को, अब ये मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा ऐसे ही। देखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर BA 6 सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर पेपर होगा, पेपर 1 2 जो होगा, और यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से पेपर का जो नाम होगा वो लिखा हुआ मिलेगा। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।